हेलो एवरीवन, मनोविज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पेडागोजी पढ़ेंगे और ये जो पेडागोजी है यह सीटेट के दृष्टिकोण से, पीआरटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पेडागोजी के अंतर्गत हम एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आरंभिक पठन कौशल। यह जो चैप्टर है, जब आप पीआरटी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक चैप्टर है जिसको पढ़ना होगा जिसका नाम है आरंभिक पठन कौशल। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आरंभिक पठन कौशल में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौशल क्या होता है। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कौशल क्या होता है। कौशल की परिभाषा यह होती है कि किसी भी विधा या किसी कार्य को मानक व सफलतापूर्वक क्या बताया कि किसी भी विधा या किसी कार्य को मानक व सफलतापूर्वक निष्पादित करना अर्थात संपन्न करना ही क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है। जब आप कोई कार्य करते हैं और वह कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके उस कार्य में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? कौशल का होता है, जिसके द्वारा आप उस कार्य को संपन्न कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार शिक्षा में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल का प्रयोग करके जो शिक्षक होता है वह अपने शिक्षण को अच्छे और रुचिकर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षण के कौन कौन से कौशल होते हैं। तो शिक्षण में कौशल की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा पहला कौशल होता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य लेखन कौशल। पहले कौशल को क्या कहते हैं? उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल के बाद जो हमारा दूसरा कौशल होता है इसे हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल। कौन सा कौशल कहते हैं? प्रस्तावना कौशल कहते हैं। प्रस्तावना कौशल के बाद जो अगला कौशल होता है उसे हम कहते हैं व्याख्या कौशल। क्या कहते हैं? व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल के बाद जो अगला कौशल होता है उसे हम कहते हैं दृष्टांत कौशल। कौन सा कौशल कहते हैं? दृष्टांत कौशल कहते हैं। दृष्टांत कौशल के बाद जो अगला कौशल होता है इसे हम कहते हैं छात्र सहभागिता कौशल। क्या कहते हैं? छात्र सहभागिता कौशल। छात्र सहभागिता कौशल के बाद जो अगला कौशल होता है उसे हम कहते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल। क्या कहते हैं? श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल के बाद जो अगला कौशल होता है उसे हम कहते हैं पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल के बाद जो हमारा अगला कौशल होता है इसे हम कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इस उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बाद जो हमारा अगला कौशल होता है इसे हम कहते हैं सहायक सामग्री प्रयोग कौशल। और जो अंतिम कौशल होता है इस अंतिम कौशल को हम कहते हैं क्या? पाठ समापन कौशल। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल कौशल की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, जिसका प्रयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर व सफल बना सकता है। जितने भी आपके सामने कौशल दिख रहे हैं इन सभी कौशलों का सर्वप्रथम प्रयोग DWLN ने, किसने? DWLN ने सन 1963 में किया था ना। देख रहे हैं जितने भी कौशल दिख रहे हैं इन सभी कौशलों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर DWLN ने किया था। और कितने सन में किया था? तो 1963 में किया था, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। किस शिक्षण के नाम से जानते हैं? जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किसने किया था? तो DWLN ने किया था। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग DD तिवारी ने किया था। किसने किया था? DD तिवारी ने किया था। और कब किया था? तो 1970 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1970 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाने वाले दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है शाह एंड
पासी। शाह और पासी ने क्या किया, सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाया, और प्रकाशन में कब लाया, तो 1974 में लाया। कब लाया, 1974 में लाया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला कौशल क्या है, तो पहला कौशल क्या है, उद्देश्य लेखन कौशल। जितने कौशल देख रहे हैं आप, जब टीचिंग किए होंगे बीएड या बीटीसी में, तो आप देखे होंगे कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उन लेसन प्लान के बीच में आप हर एक कौशल को समाहित किए होंगे। आपने क्या किया होगा, हर एक कौशल को समाहित किया होगा। और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो डीडी तिवारी ने किया था। कब किया था, 1970 ईस्वी में किया था। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम यह देखते हैं कि यह जो सूक्ष्म शिक्षण है यह होता क्या है और इसके कितने चरण होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, इसके कितने चरण होते हैं, यह सूक्ष्म शिक्षण पूरे कितने मिनट का होता है, एक चरण कितने मिनट का होता है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। यह जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसके कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है इसे हम कहते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना अर्थात हम सबसे पहले लेसन प्लान बनाते हैं। जो दूसरा चरण होता है इसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण, मतलब टीचिंग। और जो तीसरा चरण होता है इसे हम कहते हैं प्रतिपुष्टि, मतलब क्या, फीडबैक। जो चौथा चरण होता है इस चौथे चरण को हम कहते हैं क्या, पुनः पाठ्य योजना। पांचवें चरण को हम कहते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण। और अंतिम चरण को हम कहते हैं क्या, पुनः प्रतिपुष्टि। होता यह है कि जब हम सूक्ष्म शिक्षण का कार्य कर रहे होते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। और जब पाठ्य योजना बन जाती है तो उसको हम टीचिंग करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं, मतलब क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। और जब पढ़ा लेते हैं तो फीडबैक मिलता है कि हमारा टीचिंग अच्छा रहा कि नहीं अच्छा रहा। अगर टीचिंग अच्छा रहा तो कोई बात नहीं, अगर टीचिंग अच्छा नहीं रहा तो उसके बाद चौथे चरण में हम क्या करते हैं कि अगर टीचिंग अच्छा रहा, यहाँ पे प्रतिपुष्टि, अगर फीडबैक अच्छा मिला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रतिपुष्टि या फीडबैक हमारा अच्छा नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, हम यही करते हैं कि पुनः पाठ्य योजना अर्थात पुनः लेसन प्लान बनाते हैं और पुनः टीचिंग करते हैं। और पुनः टीचिंग करने के बाद हमको क्या मिलता है, पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण में कुल कितने चरण होते हैं, तो कुल कितने चरण में होते हैं, 6 चरण होते हैं। और यह जो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रत्येक चरण होता है वह कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का एक चरण बराबर कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है। इस आधार पे अगर हम बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण कुल कितने मिनट का होता है, तो कुल कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। कुल कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। और एक चरण कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट का होता है। अब कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण में जो छात्र रहते हैं उन छात्रों की संख्या कितनी होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या 10 से 15 रहती है। कितनी रहती है, 10 से 15 रहती है। और क्वेश्चन यह भी पूछता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उस सूक्ष्म शिक्षण की विषय वस्तु क्या होती है ना। तो जो सूक्ष्म शिक्षण की विषय वस्तु होती है वह पाठ का एक अंश होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पाठ्यांश कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यांश कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण की विषय वस्तु क्या होती है, तो सूक्ष्म शिक्षण की विषय वस्तु क्या होती है, पाठ्यांश होती है। सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का, कुल अगर पूछे तो 36 मिनट का, और एक चरण पूछे तो कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है। और यह 6 मिनट वाला क्वेश्चन यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का एक चरण कितने मिनट का होता है, यह आपके एग्जाम में पूछ चुका है ना। तो अब यहां पे आपने देखा कि विषय वस्तु क्या होती है सूक्ष्म शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सूक्ष्म शिक्षण का एक चरण कितने मिनट का होता है, और सूक्ष्म शिक्षण की विषय वस्तु क्या होती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कौशलों को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जितने भी कौशल आपके सामने हमने दिखाया तो कभी कभी पूछ देता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन होते हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह मनोविज्ञान के पेपर में ही पूछे। आप देखते हैं कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ना, मैथ, इन सभी
विषयों के पेडागोजी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं और जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रहणात्मक कौशल कौन होते हैं और यहां पे हमको देखना है क्या, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। तो यह जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं और जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। ग्रहणात्मक कौशल का मतलब क्या कि जिसको हम पढ़ के या जिसके द्वारा हम कुछ ग्रहण कर सके, ऐसे कौशल को हम कौन सा कौशल कहते हैं, ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। तो यह जो ग्रहणात्मक कौशल होता है इसके अंतर्गत दो कौशल को शामिल करते हैं। जो पहला होता है उसे कहते हैं श्रवण कौशल और जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं पठन कौशल। अर्थात किसी भी विषय वस्तु को हम ग्रहण दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सुन के या तो क्या करके, उस विषय वस्तु को पढ़ के। और अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब होता है कि जिस विषय वस्तु पर हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकें, जिस विषय वस्तु पर हम क्या कर सके, अपनी अभिव्यक्ति दे सके, अर्थात अपने विचार को प्रस्तुत कर सके, ऐसे कौशल को हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत दो कौशल आते हैं। किसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, तो एक होता है जिसे कहते हैं वाचन कौशल के द्वारा और जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं लेखन कौशल के द्वारा। तो कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है और निम्नलिखित में से ग्रहणात्मक कौशल कौन है। तो आपको यहां से समझ लेना है कि निम्नलिखित में से ग्रहणात्मक कौशल कौन है और निम्नलिखित में से अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं भाषा कौशल के विकास के क्रम में, तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होता है, क्या होता है। तो भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होता है, उसके लिए अगर हम आपको शॉर्टकट में बताएं तो उसका शॉर्टकट होता है शुभोपली। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो बालक होता है वह प्रारंभ में आपकी बातों को क्या करता है, सुनता है। तो पहला हो जाएगा सुनना, दूसरा हो जाएगा क्या, बोलना, तीसरा क्या हो जाएगा, पढ़ना, और अंतिम में क्या हो जाएगा, लिखना ना, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, शुभोपली कहते हैं। अर्थात सर्वप्रथम जो बालक होता है वह आपकी बातों को सुनता है, सुनने के बाद वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, बोलने के बाद वह विषय वस्तु को पढ़ना सीख जाता है और पढ़ने के बाद वह विषय वस्तु को क्या करना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है। तो आपके भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से भाषा कौशल का विकास क्रम होता है, पहले विकल्प में दे देता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दूसरे विकल्प में दे देगा पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, तीसरे विकल्प में दे देगा लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, और चौथे विकल्प में दे देगा बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो आपको छांटना रहेगा कि सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प क्या होगा, शुभोपली, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये रहा हमारा कौशल के बारे में। अभी हम लोग कौशल देख रहे थे कि कौशल क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण देखा, सूक्ष्म शिक्षण के बाद हम लोगों ने देखा ग्रहणात्मक कौशल कौन है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है कौन है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाषा कौशल का विकास क्रम क्या होता है। अब थोड़ा सा हम यह देखते हैं कि चैप्टर का चूंकि नाम है आरंभिक पठन कौशल, तो अभी तक हम लोगों ने कौशल के बारे में पढ़ रहा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, पठन के बारे में पढ़ेंगे कि यह जो पठन होता है वह क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो हम लोग पठन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो पठन कौशल का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़कर उसे ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। यह जो पठन कौशल होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है इसे हम कहते हैं स्वस्वर पठन, और जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं क्या, मौन पठन। यह जो स्वस्वर पठन होता है यह ध्वनि सहित होता है, अर्थात इसमें ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। और जो मौन पठन होता है यह ध्वनि रहित होता है, अर्थात इसमें ध्वनियां उत्पन्न नहीं होती हैं ना। तो जिस पठन में ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसे हम स्वस्वर पठन कहते हैं, और जिस पठन में हमें ध्वनियां उत्पन्न नहीं होती हैं उसे हम मौन पठन कहते हैं। अब इस स्वस्वर पठन के अंतर्गत तीन पठन होते हैं। जो पहला होता है इसे हम कहते हैं क्या,
आदर्श पठन। पहले पठन को क्या कहते हैं? आदर्श पठन। स्वस्वर पठन के अंतर्गत जो दूसरा पठन आता है इसे हम कहते हैं एकल पठन, और जो तीसरा आता है इसे हम कहते हैं क्या? सामूहिक पठन ना। तो स्वस्वर पठन के अंतर्गत 3 पठन को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन सा? आदर्श पठन, एकल पठन और सामूहिक पठन। यह जो आदर्श पठन होता है यह अध्यापक करता है। हमेशा पूछता है कि आदर्श पठन कौन करता है? छात्र करते हैं या अध्यापक करता है? तो आदर्श पठन हमेशा कौन करता है? अध्यापक करता है। एकल पठन का मतलब यह कि जब छात्र किसी भी विषय वस्तु को अकेले पढ़ता है तो ऐसे पठन को कौन सा पठन कहते हैं? एकल पठन कहते हैं। और जब पूरे छात्र एक साथ मिलकर समूह में किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे पठन को हम कौन सा पठन कहते हैं? सामूहिक पठन कहते हैं। सामूहिक पठन का एक उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब हम लोग छोटे होते थे, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, तो आप देखते थे कि अंतिम क्लास में होता था कि सभी बच्चे एक साथ चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, ABC ना। तो इस तरीके के पठन को हम कौन सा पठन कहते हैं? सामूहिक पठन कहते हैं। उसी प्रकार जो मौन पठन होता है, मौन पठन के अंतर्गत 2 पठन को सम्मिलित किया जाता है। जो पहला होता है उसे हम कहते हैं द्रुत पठन, और जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं क्या? गंभीर पठन। अब द्रुत पठन क्या होता है और गंभीर पठन क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। द्रुत पठन का मतलब यह होता है कि जब हम किसी भी विषय वस्तु को जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं या सरसरी निगाह से देखते हुए आगे निकल जाते हैं तो ऐसे पठन को हम कौन सा पठन कहते हैं? द्रुत पठन कहते हैं। इस द्रुत पठन में किसी भी विषय वस्तु का हम संश्लेषण विश्लेषण नहीं करते। जबकि गंभीर पठन किसे कहते हैं? कि यदि हम विषय वस्तु का संश्लेषण और विश्लेषण करके यदि हम पढ़ते हैं तो ऐसे पठन को हम कौन सा पठन कहते हैं? गंभीर पठन कहते हैं। जैसे आप जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आप जब पढ़ते हैं सुबह तो पहले आप हेडलाइन पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं ना। जब आप हेडलाइन पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं तो ऐसे पठन को हम कौन सा पठन कहते हैं? द्रुत पठन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आगे आप निकले तो देखते हैं कि कोई ऐसी हेडलाइन है जो आपको लगता है अरे वाह ये तो मेरे लायक है, तो आप क्या करते हैं? वहीं पे ठहर जाते हैं, और ठहरने के बाद उस बिंदु को आप एक एक उस जो भी हेडिंग रहता है उस हेडिंग में जितनी भी बिंदुएं होती हैं आप एक एक को अच्छे से संश्लेषण और विश्लेषण के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पठन को हम कौन सा पठन कहते हैं? ऐसे पठन को हम गंभीर पठन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो स्वस्वर पठन होता है और मौन पठन होता है यह कितना शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो BL रास महोदय ने कहा था, किसने कहा था? BL रास महोदय ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं हम। BL रास महोदय ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर जो स्वस्वर पठन होता है यह 170 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कितना शब्द प्रति मिनट होना चाहिए? तो 170 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। जबकि BL रास महोदय ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर यह जो मौन पठन होता है यह 210 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक स्तर पर मौन पठन कितना शब्द प्रति मिनट होना चाहिए? तो 210 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। जबकि स्वस्वर पठन कितना शब्द प्रति मिनट होना चाहिए? तो स्वस्वर पठन 170 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पठन के बारे में कि पठन कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में कौन कौन से प्रकार के हम पठन को शामिल करते हैं। तो देखा आपने कि पठन 2 प्रकार के, स्वस्वर पठन और मौन पठन। स्वस्वर जो पठन होता है वह ध्वनि सहित होता है, जबकि मौन जो पठन होता है वह क्या होता है? ध्वनि रहित होता है। अच्छा, जो दोनों पठन आपके सामने दिख रहे हैं क्या इसके कुछ गुण होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु का कुछ अच्छाई होता है और कुछ बुराई होता है। तो आइए देखते हैं कि यह जो स्वस्वर पठन होता है इसके क्या गुण होते हैं। स्वस्वर पठन होता है इसके कौन कौन से गुण होते हैं, तो हम बात करेंगे क्या? स्वस्वर पठन के गुण। स्वस्वर पठन के गुण में जो स्वस्वर पठन का जो पहला गुण होता है वह यह होता है कि जो भी बालक होता है वह विषय वस्तु का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है? विषय वस्तु का शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। जो स्वस्वर पठन का दूसरा गुण होता है वह यह होता है कि बालक उचित लय एवं
गति के साथ विषय वस्तु को पढ़ना सीख जाता है। तो दूसरा गुण क्या होगा? उचित लय एवं गति। अगर तीसरे गुण की हम बात करें तो तीसरा गुण होता यह है कि इसके द्वारा जो भी बालक होता है वह उचित हाव भाव वह उचित हाव भाव उत्पन्न करना सीख जाता है। वह उचित हाव भाव उत्पन्न करना सीख जाता है। जो चौथा गुण होता है स्वस्वर पठन का वह यह होता है कि जो बालक होता है वह विषय वस्तु में उचित बल विराम का प्रयोग करना सीख जाता है ना। उचित बल विराम, उचित हाव भाव, उचित लय एवं गति और शुद्ध उच्चारण बच्चा किसके द्वारा सीखता है? तो स्वस्वर पठन के द्वारा सीखता है। आप देख रहे हैं कि जब भी आप स्वस्वर पठन करते हैं तो आप विषय वस्तु का क्या करते हैं? शुद्ध उच्चारण करते हैं। आपकी जो एक लय एवं गति होती है कि कितने की स्पीड में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, यह भी सीख जाते हैं। इसके साथ साथ आप उचित हाव भाव, उचित हाव भाव का मतलब यह होता है कि जैसे आपके सामने एक कविता को कहा जाए कि तितली उड़ी बस में चढ़ी, तो आप कहते हैं तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट ना मिला रोने लगी ना। तो यह क्या है? उचित हाव भाव है जिसका प्रयोग बालक किसमें करता है? तो जिसका प्रयोग बालक स्वस्वर पठन में करता है। अगर मौन पठन हम करते रहें, मतलब ये मौन पठन का मतलब ये कि सामने अपने दिमाग में हम इमेज बनाते रहें, कविता को याद करते रहें और कविता को मन में याद करें कि तितली उड़ी बस में चढ़ी, तो सामने वाला देखने वाला कहेगा अरे ये तो पागल है क्या? हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो उचित हाव भाव हम किसमें अभिव्यक्त करते हैं? तो स्वस्वर पठन के अंतर्गत हम उचित हाव भाव का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। उचित बल विराम का मतलब, उचित बल विराम का मतलब कहां पे हमको ठहरना है और कहां पे हमको तेजी से आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम एक कविता सुनाते हैं, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो देख रहे हैं कि यहां पे कभी कभी हम अपने शब्दों को स्लो कर दे रहे हैं और कभी कभी हम क्या कर दे रहे हैं? फास्ट कर दे रहे हैं। यानी कि कहां पे हमको बल लगाना है और कहां पे हमको रुकना है, इसका हम प्रयोग किसमें सीखते हैं? तो स्वस्वर पठन के अंतर्गत सीखते हैं कि कहां पे हमको बल लगाना है और कहां पे अपने हमको जो भी हमारे जो ध्वनियां है उस ध्वनियों को कहां हमको विराम देना है, यह हम किसमें सीखते हैं? तो स्वस्वर पठन में सीखते हैं। यह तो रहा स्वस्वर पठन के गुण के बारे में। आप कहेंगे कि स्वस्वर पठन के बस यही गुण होते हैं क्या? नहीं, स्वस्वर पठन के बहुत गुण होते हैं ना। स्वस्वर पठन के बहुत गुण होते हैं जिसमें हम आप लोगों को कुछ ही गुण के बारे में बताए हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि यह जो मौन पठन होता है, इस मौन पठन में कौन कौन से गुण होते हैं, मौन पठन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम जरा सा देखते हैं कि मौन पठन के कौन कौन से गुण होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी भी विषय वस्तु में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है ना। तो मौन पठन की भी कुछ अच्छाई होगी, मौन पठन का भी कुछ गुण होगा। तो मौन पठन का जो पहला गुण है वह यह है कि जब आप किसी भी विषय वस्तु का पठन करते हैं तो आपको क्या होती है? थकान कम होती है। थकान क्या होती है? थकान कम होती है। किसके द्वारा? मौन पठन के द्वारा। मौन पठन का जो दूसरा गुण है वह यह है कि जब भी हम किसी विषय वस्तु का मौन पठन करते हैं तो हमारे नेत्र एवं जो हमारा मस्तिष्क होता है, यह दोनों का दोनों क्या रहता है? सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नेत्र और मस्तिष्क होता है दोनों हमेशा क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। जो मौन पठन का जो तीसरा गुण है वह यह है कि ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। क्या करने में सहायक होता है? ध्यान केंद्रित करने में मौन पठन क्या होता है? सहायक होता है। अगर हम मौन पठन के अगले गुण की बात करें तो जो मौन पठन का अगला गुण होता है वह यह होता है कि यह जो मौन पठन होता है यह चिंतन करने में सहायक होता है। क्या होता है? यह चिंतन करने में सहायक होता है। और मौन पठन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुण है वह यह है कि जो मौन पठन होता है वह स्व अध्याय की रुचि उत्पन्न करता है। बालकों में किस चीज की रुचि उत्पन्न करता है? बालकों में स्व अध्याय की रुचि उत्पन्न करता है। रुचि क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो यह रहा आपका स्वस्वर पठन के कुछ गुण। और यहां पे अभी आपको मैंने बताया कि मौन पठन के कुछ गुण। कहेंगे कि मौन पठन का बस इतना ही गुण होता है ना? इसका भी बहुत गुण होता है।
आदि, यहां पे लिख देते हैं क्या, आदि। मौन पठन का भी बहुत गुण होता है, जिसमें से कुछ हम विशेष गुण के बारे में आप लोगों को बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आरंभिक पठन कौशल में दूसरा जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे पठन कौशल का आधार, पठन कौशल का आधार अर्थात वाचन शैली क्या होती है, पठन शैली क्या होती है, वाचन मुद्रा या पठन मुद्रा क्या होता है, मतलब हम किस तरीके से विषय वस्तु को पढ़ाते हैं और हमारे जो शरीर है वह कैसे होना चाहिए, हमको बुक कैसे पकड़ना चाहिए, हमारे बुक और नेत्र के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यह सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।